ओके बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोगों ने जो नई थेरेपी स्टार्ट करनी है वो फैमिली थेरेपी। इससे पहले हम लोगों ने कोग्निटिव थेरेपी पढ़ी है और उसके बाद हम लोगों ने फेमिनिस्ट थेरेपी को ओवरव्यू किया था। मतलब इतनी डिटेल में नहीं था पढ़ा, लेकिन जो जो चीज़ें उसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली थी उनको देखा था। अब हम लोग फैमिली थेरेपी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन जितनी भी अब तक थेरेपीज पढ़ी हैं उन सब थेरेपीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हम लोग बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि आपने जब क्लाइंट की फलां मतलब अगर आपके पास वो किसी भी प्रॉब्लम से आ रहा है या आप उसकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं या चले आप उसका इंटरव्यू ही कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको बहुत सी बातें क्लाइंट से पता नहीं चल रही होती। वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है कि आपका इंटरेक्शन क्लाइंट की फैमिली के साथ हो या आप चलें उसके दोस्तों के साथ मिलें या उसके बहन-भाइयों के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट हो, ताकि उसकी बहुत सी हो सकता है उसको बहुत सी कुछ और प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा हो और या फिर वो अपने बारे में जो बातें बता रहा है वो वाक़ई ठीक बता रहा है। तो इसीलिए हम कहीं न कहीं घर वालों को भी अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो वो चीज़ें सिर्फ़ उनके उन थेरेपीज़ के कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन ओवरऑल या आप ये कह लें कि अलग से कोई थेरेपी नहीं डिफ़ाइन की गई थी कि हम अलग से किसी थेरेपी को देखें या कोई ऐसी थेरेपी हो जो कि बिल्कुल या आप ये कह लें कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ फैमिली इश्यूज़ को ही डील करे या फैमिली को ही साथ लेकर चले। तो फिर इसीलिए फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप ये कह लें बच्चों की फैमिली थेरेपी उन्होंने बनाई थी। अब फैमिली थेरेपी आप बहुत सी जगहों पे आप लोगों ने मेबी इससे पहले कभी देखा हो या इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब आप फैमिली थेरेपी को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 2 नाम हैं जिन मतलब जो आपको नज़र आएँगे। एक तो है फैमिली थेरेपी और एक होगा 1 मिनट बच्चों, मैं ज़रा बच्चों को ऐड कर लूँ। और सेकंड वन होगी फैमिली सिस्टम थेरेपी। अब जो फैमिली थेरेपी जिसका भी आप नेम ले रहे होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि वो डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होंगी या डिफरेंट थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स होंगी जो कि हम लोग एक्चुअली किसी ने आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसके सिर्फ उसके सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए और कहीं ना कहीं उसकी आप ये कह लें कि आप बच्चों की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए उसको वो थेरेपी दे रहे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली थेरेपी। लेकिन अब ऑन दी अदर हैंड जब आप दूसरा नेम पढ़ रहे होते हैं जो कि है फैमिली सिस्टम थेरेपी, जो कि बहुत सी जगहों पे हम लोग पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। आपका इस चैप्टर में भी आगे जाके हम लोगों ने फैमिली सिस्टम थेरेपी ही पढ़ी है। जैसे आप लोग बच्चों जब आप लोगों ने मिनी रिसर्च की थी, तो मिनी रिसर्च में जब आप लोग डेमोग्राफिक शीट बना रहे होते हैं तो उस डेमोग्राफिक शीट में आपका एक क्वेश्चन होता है कि फैमिली सिस्टम, यानी कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो यानी कि डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो किसी भी पर्सन या जो भी उस फैमिली में पर्सन रह रहा है उस इंडिविजुअल के अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे या अपनी पर्सनैलिटी पे किस किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए हम लोग फैमिली सिस्टम थेरेपी में बेसिकली एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं या हमारा आप ये कह लें हमारा सारा ध्यान या कंसंट्रेशन एक्चुअली होती है कि हम लोग उस फैमिली के सारे मेंबर्स को मिला के आपस में उनका इंटरेक्शन चेक कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि एक्चुअली वो फैमिली का जो आपस का सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह से रन कर रहा है या किस तरह से जा रहा है। अब जब हम लोग फैमिली सिस्टम थेरेपी को पढ़ेंगे, मतलब ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, पीछे से आगे जाके ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी ही है। फैमिली सिस्टम थेरेपी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज्यादातर जो अप्रोचेज होंगी या ये इस चैप्टर में जो अप्रोचेज हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली 4 अप्रोचेज हैं, जिनमें फर्स्ट वन है इंटीग्रेशनल अप्रोच है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल है, स्ट्रेटेजिक है एंड एक्सपीरियंशियल है। जो इंटीग्रेशनल अप्रोच है बच्चों वो तो मरे बोवन ने दी थी और ज्यादातर फैमिली सिस्टम थेरेपी आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे आपको हमेशा उसका नाम उसके साथ इजीली मिल जाएगा। मरे ने जो ज्यादा, या आप ये मरे का नाम लोगे तो आपको चाहे हेनरी मरे ने याद आ जाए, चलिए इसको बोवन का नाम ले लेते हैं। तो बोवन की जो थेरेपी थी वो एक्चुअली ज्यादातर जो उसका आप ये कह लें कि फोकस था या आप ये कह लें कि ज्यादातर उसका जो एम्फोसिस था वो फैमिली मेंबर्स के आपस के इंटरेक्शन में था, या स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ किस किस तरह का इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली उसने उस इंटरेक्शन को देखा था, यानी कि आपके जो इंटरपर्सनल इश्यूज हैं या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो फैमिली में किस तरह से चल रहे होते हैं। उसके बाद इसके अलावा जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आपको सेल्वाडोर का नेम मिलेगा। सेल्वाडोर का नेम मिलेगा, मतलब उसने स्ट्रक्चर मॉडल पे ज्यादा एम्फोसिस किया था। अब उसका ये था कि फैमिली थेरेपी मतलब जो लोग होते हैं फैमिली के, वो एट द टाइम ऑफ थेरेपी, यानी कि जब आप किसी थेरेपी के लिए आ रहे हैं या आपने फैमिली को भी बुला लिया, किसी के बहन भाई को बुला लिया, पेरेंट्स को भी साथ इन्वॉल्व कर लिया,
तो एट द टाइम ऑफ थेरेपी वो कैसा बिहेव कर रहे होते हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन कैसा होता है, और उसके बाद या जब वो घर में होते हैं तो तब उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह का होता है, तो स्पेसिफिकली ये देखा जाता है। और इसके बाद जो सेकंड सॉरी थर्ड अप्रोच थी, जो कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, जो कि जे हेले ने दी थी। स्ट्रेटेजिक अप्रोच में हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हम लोग बेसिकली जो आपकी जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी स्ट्रेसर्स हैं, उन सिम्टम्स को बेसिकली रिमूव करना होता है। जैसा कि हम हर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में या हर थेरेपी में हमारा बेसिकली सबसे पहला काम ही ये होता है कि हम उनके जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो डिप्रेशन से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो हमारा हमने स्पेसिफिकली उन्हें रिमूव करना है या उन पे हमारा काम ज्यादा ज्यादा होता है, ये फोकस हमारा उन पे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट वन अप्रोच है, बच्चों तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते, देखो कितनी देर लगा लगा के आ रहे हो। अच्छा बच्चों, और जो लास्ट वन फोर अप्रोच हम इसमें पढ़ेंगे वो है एक्सपीरियंशियल फैमिली सिस्टम। अब इसमें ज्यादातर जो काम किया था, या इस थेरेपी को जो लोग लेके फॉलो फॉलो कर रहे हैं या लेके चल रहे हैं, उन्होंने वो एक्चुअली कहीं ना कहीं साइको एनालिसिस से ज्यादा एम्फोसाइज्ड हैं। और इसी वजह से वहां पे आप लोग देखेंगे कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस का को और इफेक्टिव प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं, वो फैमिली और थेरेपिस्ट के वर्क के दरमियान अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये फोर टाइप्स ऑफ थेरेपीज हैं जो कि हम लोग देखेंगे। अब हम जरा फैमिली थेरेपी के थोड़ा हिस्ट्री को देख लेते हैं कि एक्चुअली फैमिली थेरेपी स्टार्ट कैसे हुई थी या कैसे बनना स्टार्ट हुई थी। जब भी बच्चों फैमिली थेरेपी को भी जस्ट लाइक फेमिनिस्ट थेरेपी की तरह देखा जाए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक पर्सन की ही सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी मैंने जब आपको फोर अप्रोचेस बताई हैं, तो वो सारी अप्रोचेस कहीं ना किसी टाइम पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये स्टार्ट कैसे हुई थी, या स्टार्ट क्या आप ये कह लें कि फैमिली थेरेपी कब आहिस्ता आहिस्ता बनना कैसे स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब हम लोगों ने फ्राइड को पढ़ा था, तब आप लोगों ने देखा था बच्चों कि फ्राइड ने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की थी, कि एक्चुअली जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में किसी ना किसी तरह से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के अच्छा या बुरा होने का जो भी इम्पेक्ट है, वो आपकी आगे आने वाली सारी जिंदगी पे असर अंदाज हो रहा होता है। आप बेशक कहीं पे काम कर रहे हैं, आप आगे जाके मतलब आपकी शादियां हो रही हैं, आप एक पेरेंट्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आगे जाके अपनी फैमिली में बाज़-औक़ात मतलब अच्छे काम भी कर रहे होते हैं और बाज़-औक़ात कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन जाते हैं। तो इसीलिए मतलब आप ये कह लें कि फ्रॉइड से लेकर उसके बाद एडलर ने अपनी डिफरेंट और अप्रोचेस दी थी। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, हम लोग थे कि फ्रॉइड की मतलब थेरेपी से हम लोग ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर चल रहे थे। अच्छा, अगर हम फ्रॉइड को देख लिया, उसके बाद फ्रॉइड से रिलेटेड आगे जाएँ तो एडलर की बहुत सी कंट्रीब्यूशंस आती हैं। फिर उसके अलावा एक अभी हम जब पढ़ेंगे भी, एक्चुअली एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जब एक्चुअली कुछ थेरेपिस्ट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ज़्यादातर रिसर्च करना या स्टडी करना स्टार्ट किया था उन ऑब्जेक्ट्स को या उन फैमिलीज़ को जिनमें या तो पेरेंट्स और या फिर बच्चे कहीं न कहीं किसी न किसी टाइम पे उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया और सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया को एक्सपीरियंस किया हो। यानी कि वो कभी ना कभी अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं स्किज़ोफ्रेनिक रहे हों। फिर ये देखा गया था कि अगर पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया था पहले, या उन्होंने कभी अपनी लाइफ में इस डिसऑर्डर का सामना किया था, तो उनका मतलब उनकी पेरेंटिंग का इफेक्ट उनके बच्चों पे क्या हुआ था। और इसी तरह अगर कोई बच्चा है, या आप ये कह लें कि कोई अडल्टहुड में है या एडोलेसेंस में है और उसको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली में एक्चुअली वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी, ऐसे कौन सी आप ये कह लें कि रीजंस थी जिनकी वजह से उसके अंदर ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉब्लम जो हैं, या आप ये कह लें कि ये सिम्पटम जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने लग गए। ऑब्वियसली ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जिन्होंने कहीं न कहीं लोगों को और थेरेपिस्ट को एक नई चीज़ या एक नया रास्ता दिखाया था कि अब उन्हें इस टॉपिक पे या इस चीज़ को लेकर भी चलना है और इस पे भी किसी न किसी तरह से वर्क करना है और इफेक्टिव वे में वर्क करना है। अब अगर हम देखें कि चले फ्रॉइड से पहले भी देख लें या फ्रॉइड के बाद भी देखें कि बेसिकली चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी, जब लोगों ने उनको नाम ही अलग से फैमिली थेरेपी का देना स्टार्ट किया था। तो 1930s में मतलब मैरिज काउंसलिंग जो थी, आप ये कह लें कि वो 1930 से ही लोगों के लिए अवेलेबल थी। अब मैरिज काउंसलिंग में क्या होता था कि मैरिज काउंसलिंग अब देता कौन था? ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके दोस्त हैं, वो भी आपको मैरिज काउंसलिंग दे देते थे। कोई इनफॉर्मल वे में भी वो चीज़ें चल रही थी।
इसके अलावा डिफरेंट डॉक्टर्स थे, वो आपको मैरिज काउंसलिंग देते थे। डिफरेंट कलर्जी थे। अब कलर्जी किनको कहते हैं बच्चों? कलर्जी का मतलब होता है कि जैसे आपके पादरी होते हैं ना क्रिश्चियन के चर्च में, तो वो भी एक्चुअली लोग, मतलब हम सब लोग या हर रिलीजन में जो भी हमारे मौलवी हजरात होते हैं या उनके प्राइस्ट होते हैं या हिंदुओं के पंडित वगैरह होते हैं, हम लोग उन लोगों को अपने से हमेशा बढ़ के समझ रहे होते हैं, और हमें लगता है कि उन लोगों के पास लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड, वो फील्ड जो कि एक्चुअली स्पिरिचुअली भी हमसे रिलेट रिलेट करता है, उनके पास उनका ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इस तरह जो कलर्जी थे वो भी लोगों को एडवाइस देते थे, या फैमिली से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे। आपस में अगर कोई इख्तिलाफात हो जाते थे तो लोग उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर चले जाते थे। इसी तरह मैरिज से पहले अगर किसी को किसी के बारे में जानना होता था, जैसे अभी आप लोग नहीं करवाते, हम लोग भी हिसाब निकलवाते हैं या इस्तिखारा करवाते हैं, मतलब इस तरह की डिफरेंट चीजें चलती थी तब। ये वो लोग इस्तिखारा नहीं करवाते होंगे, उनके पास ऑब्वियसली कोई और मेथड होंगे बच्चों। और इसके अलावा जो लॉयर्स होते थे वो भी प्रोवाइड करते थे। अब जो कहा जाता है कि जो फर्स्ट मैरिज काउंसलिंग सेंटर जो ओपन हुआ था, मतलब वो 1930s में लॉस एंजलिस में ओपन हुआ था, और उसे पॉल पॉपन ने, अब आप ये कह लें कि ओपन किया था, और उसके बाद 1940s तक 15 मैरिज काउंसलिंग सेंटर जो है बन गए थे। अब ये मैरिज काउंसलिंग सेंटर थे तो ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करते थे? ऑब्वियसली जो मैरिटल रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों की, आप ये कह लें कि अपब्रिंगिंग से रिलेटेड होते थे, फाइनेंशियल इश्यूज होते थे, आपके डाइवोर्स से रिलेटेड होते थे, आपस में हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड होते थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी मैरिज से रिलेट करती है, ये सारी सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को डील करते थे। और ज्यादातर आपकी, मतलब इसके अलावा वो लोग बच्चों की स्पेसिफिकली कोई अलग से परेशानियां थी उनको नहीं देखा जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 1930 1940s 50s में जाके लोगों ने अब मैरिज काउंसलिंग से निकल के आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चाइल्ड अपब्रिंगिंग की तरफ भी तवज्जो देनी शुरू कर दी, कि एक्चुअली आप, अब उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया था कि अगर हस्बैंड या वाइफ के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या आप देख लें कि फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का असर आपके बच्चों पे किस तरह से होता है, या उसके नतीजे में या उस कॉन्फ्लिक्ट्स के रिजल्ट्स में जो बच्चे हैं वो किस तरह, किस चीज से अफेक्ट हो रहे होते हैं, उन पे उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या असर आ रहा होता है, उनके अंदर कौन सी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्या आना स्टार्ट हो जाती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता अब जो मैरिज काउंसलिंग है, आप ये देख लें कि वो मैरिज काउंसलिंग से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड अपब्रिंगिंग की तरफ या चाइल्ड काउंसलिंग की तरफ भी जा रही है। अच्छा बच्चों, चाइल्ड काउंसलिंग से लेकर या चाइल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको पता ही होगा, जीसी लाहौर में होती है, और इसके अलावा यूएमटी में होती है। अगर आप में से किसी का एडमिशन, मतलब अब ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होते हैं आपने सिर्फ यही सोचा कि आपने सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो हम सब लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं सिर्फ यही होता है कि हमने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही एडमिशन लेना है। लेकिन बच्चों, अगर आपका इस फील्ड में भी एडमिशन हो, या आप इसका इस फील्ड में भी अप्लाई करें और आपका एडमिशन हो भी जाए, तो प्लीज इसे जरूर परस्यू कीजिएगा, क्योंकि आप देखें आगे आने वाले दिनों में, मतलब हमारे पास आप एक नई फील्ड में जाएंगे तो आपको वहां पे उस फील्ड में काम करने के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। आप अगर चाइल्ड गाइडेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब बच्चों के इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर इतनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की ही फील्ड है, लेकिन वो एक्चुअली रिलेट जो कर रही है वो ज्यादातर सिर्फ बच्चों से कर रही है। तो अगर आप लोगों का एडमिशन हो यहाँ पे, इस फील्ड में किसी का हो जाए, तो प्लीज आप इसको ये मत कहिएगा कि ये फील्ड किसी काम की नहीं है या आपने यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लेना, तो प्लीज उसे जरूर परस्यू कीजिए। अच्छा, हम लोग देख रहे थे बच्चों के, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग ये देखना स्टार्ट हुए कि जी पेरेंट्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बच्चों पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। तो तब तक ये होता था कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स पे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, कि मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, शायद वो उनकी वजह से होते हैं। लेकिन यहाँ तक हम लोग ब्लेम तो करते जा रहे थे उन्हें, उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या आपके कोई भी जो डोमेस्टिक इश्यूज हो रहे हैं उनकी वजह से, बट अभी तक किसी ने ये ट्राई नहीं की थी कि एक्चुअली ठीक है वो प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को डिफिकल्टीज हो रही हैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, या उनको कुछ सिखाने में, या उनकी पेरेंटिंग में उनको मुश्किलात आ रही हैं, या उनकी पेरेंटिंग की वजह से बच्चों को मुश्किलात आ रही हैं, तो ये सोल्यूशन कोई नहीं था दे रहा कि अब हमने उसको ठीक कैसे करना है या हम उसको एक अच्छे वे में आगे कैसे लेकर चलेंगे।
तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1950s के बाद 1960s में अब लोगों का ध्यान जो है, वो मैरिज फैमिली काउंसलिंग की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था कि अलग-अलग पेरेंट्स को अलग-अलग टाइम पे बुलाया जाता था, या आप ये कह लें कि अगर मैरिज काउंसलिंग से जब लोग डील कर रहे होते थे, तो जो भी थेरेपिस्ट होता था आप देख लें कि तब थेरेपिस्ट उन्होंने किन लोगों को कहा, फ्रेंड्स को कहा है, डॉक्टर्स को कहा है, क्लर्जी को कहा है या लॉयर्स को कहा है। वो दोनों को अलग-अलग टाइम पे बुलाते थे। फिर 1940s में एक अप्रोच स्टार्ट हुई थी कि एक्चुअली वो दोनों को मतलब हस्बैंड और वाइफ को एट अ टाइम डील करते थे। और बाद में ये अप्रोच काफ़ी मतलब लोगों को सक्सेसफुल लगी, और इस अप्रोच को आप ये देखेंगे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। क्योंकि उन्हें लगता था कि जब हम 2 लोगों को साथ बिठा के उनके प्रॉब्लम्स को एक-दूसरे के सामने राइज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त उन बातें करने में ही, क्योंकि एक तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वहाँ पे जब फ्रीली आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ डिस्कस करने से ही आपस की बहुत सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये वाली अप्रोच ज़्यादा स्टार्ट, या आप ये कह लें कि ट्रेंड में आ गई थी कि एक्चुअली हम लोग कलेक्टिवली लोगों को देखें, जब हम लोग फैमिली के साथ डील कर रहे हैं। फिर इसी तरह बच्चों आहिस्ता-आहिस्ता मतलब अब जब बच्चों की तरफ उनका ध्यान गया कि अब चाइल्ड गाइडेंस की तरफ, या बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अगर किसी एक बच्चे के अंदर अगर पेरेंट्स उसकी आप ये कह लें कि कंप्लेन करते हैं कि उनके अंदर कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, तो पेरेंट्स के साथ फिर उस बच्चे को भी लाया जाता था कि अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के कौन-कौन से मतलब सब लोगों की आपस में एक-दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन भी हो रही थी, बात भी हो रही थी। वो कम्युनिकेशन गैप जो कि उनके घर में होता था, इस तरह से एक तरह से उस कम्युनिकेशन गैप को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने की ट्राई थी ये। तो इस तरह से बच्चों आहिस्ता-आहिस्ता 1940s 50s में आप ये कह लें कि फैमिली थेरेपी जो है वो मैरिज काउंसलिंग से अब आहिस्ता-आहिस्ता अलग होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर देखा जाए कि और कौन-कौन से हिस्टोरिकल पर्सन जो हैं या प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं जो कि आ रहे हैं इसमें, तो उसमें सबसे पहले फ्रॉइड का नाम जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इम्प्लिसिट फैमिली इन्फ्लुएंस था, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि फ्रॉइड ने अपनी जैसे वो स्टेजेस के दरमियान भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है उनका, तो पेरेंट्स का आपस में सॉरी बच्चों का पेरेंट्स के साथ, बॉय का अपने फादर मतलब अपने फादर के साथ हो जाता है, गर्ल का अपनी मदर के साथ स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन गैप था। इस तरह कार्ल जूंग ने अपनी होलनेस के बारे में बताया था कि हम लोग चीज़ों को एक्चुअली इकट्ठा लेकर जब चल रहे होते हैं, या हम लोग जितने मेंबर्स को एक साथ लेकर डील कर रहे होते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं। फिर एडलर को हमने देखा था, उसने बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में और फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें बताई थी, और कहीं ना कहीं उसने आप ये कह लें कि उसने कहा जाता है कि फ्राइड ने अपनी चीज़ें तो बताई थी, अनकॉन्शियस के बारे में बताया था, अपने चाइल्ड एक्सपीरियंसेस की बात की थी, लेकिन फैमिली थेरेपी को अगर शुरू के दिनों में आप देखेंगे किसी ने बहुत ज़्यादा क्लियर कट बताया था, तो वो एडलर था। कि लोगों को एडलर की बातें कुछ ज़्यादा पसंद आई थी, उन्हें लगा था कि उसने कहीं ना कहीं लोगों को एक रूट दिया। उसके बाद सलीवन का नाम आता है, जिसने पर्सनालिटी इंस्पायरेबल के बारे में बात की थी कि हमारी पर्सनालिटी एक्चुअली डेवलप होती है जो अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उसी तरह हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी आप ये कह लें कि होल बनना स्टार्ट हो जाता है। और कहा, और उसने ये कहा था कि जो फैमिली थेरेपी में जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो भी एक्चुअली उसका एक पार्ट होता है, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है कि सिर्फ फैमिली के आपस के कॉन्फ्लिक्ट को सुने समझे, बल्कि वो उस थेरेपी मतलब बल्कि उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए अगर उसे कोई सजेशन देनी होती है, या वो उन चीज़ों को खुद भी वहाँ पे फील कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसका भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है उसमें। उसके बाद फ्रॉम रिचमैन की जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो उसने ज़्यादातर काम किया था, जो भी हमने देखा कि स्किज़ोफ्रेनिया पे, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि अगर पेरेंट्स में से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, फादर को है, मदर को है, तो वो उनके बच्चों पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, बल्कि आपके पूरे फैमिली सिस्टम को किस-किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर बच्चों में से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसके सिबलिंग्स को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके पेरेंट्स को किस-किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी किस तरह से उनकी कम कर रहा है। उसके बाद गॉर्डन एल्बर्ट को देखें तो उसने एक्नॉलेज की थी सोशल कंस्ट्रक्चुअल नेचर के, हम लोग आपस में, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, और हम सब लोग जब एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे होते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली एक दूसरे के साथ मिल के ही सोल्व हो सकती हैं। हम किसी भी पर्सन को इंडिविजुअली ठीक नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसे कलेक्टिवली लेकर चलना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें उस पर किस किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, और
इसके अलावा सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस उस पे किस-किस तरह से आ रहा है। उसके बाद लेवन की फील्ड थ्योरी थी। फील्ड थ्योरी में एक्चुअली बेसिकली बच्चों की ये था कि लेवन ने कहा था कि एक इंडिविजुअल का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि रिलेशनशिप होता है, और लेवन की जो थ्योरी है वो एक्चुअली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेट करती है कि एक पर्सन एक्चुअली वो अकेला पर्सन नहीं है, बल्कि वो एज अ होल है। आप फैमिली का कोई भी मेंबर है, तो वो उस फैमिली के लिए एज अ होल है। वो फैमिली से अलग कभी भी नहीं हो सकता। आप उसको कभी भी फैमिली से अलग करके डील नहीं कर सकते, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को अलग करके नहीं देख सकते, बल्कि आपको उसको फैमिली के साथ लेकर चलना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे अलग कर देते हैं फैमिली से, तो इट मीन जैसे आप ये कह लें कि आप किसी फूल को पौधे से अगर अलग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कब तक ठीक रहता है, थोड़े अरसे तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह फैमिली जो है वो एक बॉन्ड होता है, और जितना ज्यादा ये बॉन्ड कोलैबोरेटिवली और कलेक्टिवली देखा जाएगा और उनकी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद बच्चों, डीवे एंड बेंटले की जो रिसर्च थी, उनकी जो रिसर्च थी बच्चों वो इस तरह से थी कि हम लोग जो चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो जो चीज ऑब्जर्व हो रही होती है और इन दोनों के दरमियान एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और बेसिकली जो डेवे और बेंटले की रिसर्च थी या जो कॉन्सेप्ट था, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ज्यादा डिपेंड करता था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्जर्वर नहीं होते आप, बल्कि आप उस चीज के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करने लग जाती है, और उसके इफेक्ट करने की वजह से बाज़ औक़ात आपको भी बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। तो ये कुछ लोग थे जिनकी रिसर्च के बारे में मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनका काम हुआ था। अब इसके अलावा एक नाम यहाँ पे नहीं है बच्चों, मुझे भूल गया लिखना। सॉरी, फैमिली थेरेपी में आप एक पर्सन का नेम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, और वो है नेथन एक्करमैन। नेथन एक्करमैन बेसिकली एक्चुअली बच्चों एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट था, और वो ज्यादातर साइको एनालिसिस में ट्रेन हुआ हुआ था, वो साइको एनालिसिस को ही लेके चलता था। हम लोगों ने देखा था स्टार्ट में लोग इस तरह से देखा करते थे कि जो सोशल वर्कर्स है ना, उनको भी कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट के साथ मिला के काम किया जाता था, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाई जाती थी। तो जब नेथन ने अपना काम स्टार्ट किया था एकरमैन ने, तो एकरमैन जब बच्चों को अगर एग्जामिन करता था, तो वहां पे ये होता था कि एक ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो किया जाता था। साइकेट्रिस्ट जो था वो ऑब्वियसली वो बच्चों से रिलेटेड, मतलब वो एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट था, तो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट वो सिर्फ उन बच्चों को डील करता था, और जो सोशल वर्कर था वो उनके साथ आने वाले पेरेंट्स, बल्कि स्पेसिफिकली मदर को डील करता था। अलग अलग डील किया जाता था, लेकिन 1940s में फिर उसने ये वाली अप्रोच मतलब खुद ही खत्म कर दी थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसने ये कहा था कि मतलब वो एक ही दफा में आप दोनों को इकट्ठा डील करें। और जब अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, तो इस वक्त उन कामों में बहुत सा मसला भी आने लग जाता है, क्योंकि अब एक पर्सन है वो मदर को अलग तरह से देख रहा है, मदर जो वहां पे उस बच्चे के बारे में प्रॉब्लम्स को बता रही हैं या डिफाइन कर रही हैं, हो सकता है वो अलग हो, लेकिन जो अब साइकेट्रिस्ट है उसने जो बच्चे की हिस्ट्री बच्चे के अकॉर्डिंग ली है, वो टोटली अलग होने लग जाएगी। तो जब आप दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे होते हैं, तो आपस में एक दूसरे के सामने बैठकर बात करने की वजह से भी वो चीजें एक्चुअली जल्दी जल्दी रिजोल्व हो जाती हैं, और उस रिजोल्व होने की वजह से ही वो इफेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है बच्चों? आयशा रियाज अभी तो आई थी, फिर अब ज्वाइन नहीं हो रहा क्या बच्चों आपका? अच्छा बच्चों, अब अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली फैमिली थेरेपी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप जब भी जहाँ पे भी पढ़ेंगे तो उन लोगों का कहीं ना कहीं पे आपको नाम नजर आएगा। तो उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू किया। अब अगर हम चलते हैं इसके बाद कि इसके अलावा नेक्स्ट कौन से लोग थे जिनका जो कि फैमिली थेरेपी में अपनी कंट्रीब्यूशन का या कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने का बाइस बने। तो अगर हम उन लोगों को देखें, तो उसमें हम लोग सबसे पहले डबल ब्लाइंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मेंट बाय डबल ब्लाइंड थ्योरी? अब एक्चुअली डबल ब्लाइंड थ्योरी जो थी ये 1950s के बाद स्टार्ट हुई थी। वहां पे लोगों ने डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता लोगों की, अब आप ये देखें कि अभी हम लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था,
तो स्किज़ोफ्रेनिया की रिसर्चेस स्टार्ट हो गई थी और ये देखा जाता था कि अगर फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को फील कर रहा है या उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, तो स्किज़ोफ्रेनिया को एक्सपीरियंस करने का इफेक्ट उसकी फैमिली पे किस तरह से हो रहा है। तो डबल ब्लाइंड जो रिसर्च थी वो की गई थी बेडिसन ने, जैक्सन हेले, मतलब डिफरेंट लोगों ने ये रिसर्च की थी, लेकिन ज्यादातर जो इसमें नाम आता है वो आप लोगों को पता ही होगा। तो बेटिसन का नाम थोड़ा ज्यादा लिया जाता है क्योंकि उसकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी। अब ये होता था, मतलब ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो जब देखता है, मतलब जब वो अगर वो स्किज़ोफ्रेनिक है तो जिस तरह से, मतलब ऑब्वियसली उसके सिम्टम्स को रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब तक ठीक है, अगर सिम्टम्स रिमूव नहीं है या वो मेडिकेशन पे है, तो बाज औकात आप उससे अगर कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उस बात को वो ट्रू, मतलब उसके लिए वो डबल ब्लाइंड होती है बात। यानी कि उस बात को वो दो मतलब ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, उससे उन्होंने रिलेट किया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मदर है वो अपने बेटे को ये कह रही है, फॉर एग्जाम्पल कि उस मदर को स्किज़ोफ्रेनिया है और उन्होंने अपने बेटे को ये बोल दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, या बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया और उसने बोल दिया मदर को कि यहाँ से चले जाएं, तो अब हो सकता है कि उसने यहाँ से चले जाए किसी और सेंस में बोला हो, लेकिन अब क्योंकि वो उन चीजों को फील कर रहा है तो उसने लगा होगा कि ये जो पर्सन है ये मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे वो नफरत करता है, मुझे पसंद नहीं करता। यानी कि उसने उसको किसी और सिनेरियो में ले लिया। यानी कि एक मैसेज जो कि क्लियर है, उस क्लियर मैसेज को, मतलब क्योंकि वो पर्सन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, तो ड्यू टू दैट डिसऑर्डर वो क्लियर मैसेज उसे अनक्लियर लग रहा है, उसे नहीं समझ आ रही उसने उस मैसेज के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक मदर है वो अपने बेटे से मिलने आई है और बेटा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिम्टम्स रिमूव हो रही हैं। अब वो अपनी मदर को इतने दिनों बाद मिला है तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश हुआ और उसने फौरन से जाके उन्हें हक किया। अब उसने उन्हें हक तो किया है, तो उनकी मदर बहुत ज्यादा खुश हुई है, या उन्होंने उसे एकदम से हटा के, तो मतलब उन्होंने खुशी के मारे, मतलब वो एक्साइटमेंट में उन्होंने खुद से हटाया दे देखने के लिए कि उनका बेटा मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हुआ। तो अब इस चीज को, क्योंकि वो जो बच्चा था क्योंकि वो जो बच्चा था वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तो उसको लगा कि उसकी मदर जो है वो उसे पसंद नहीं करती, तो उन्हें पसंद नहीं आया मेरा प्यार करना, तो उन्होंने मुझे साइड से हटा दिया। तो यानी कि अब एक सिंपल मीनिंग को, यानी कि ऐसा है नहीं है, क्योंकि वहां पे वो लोग दूसरों की फीलिंग्स को इतना अच्छे तरह से नहीं समझ पाते, थोड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया बच्चों एक बेसिक वजह बनी थी कि कहीं ना कहीं फैमिली थेरेपी के अलग से अराइज होने की, कि फैमिली थेरेपी अलग से अराइज किस तरह से होगी, तो स्किज़ोफ्रेनिया का उसके अंदर सारा अमल दखल था। बच्चों आप लोग अभी 27 स्टूडेंट से ही थोड़ी देर बाद कम क्यों हो जाते हो? मैम हो सकता है किसी का लाइट का इशू हो। जी जी, मैं भी वही देख रही हूँ, लाइट का इशू लग रहा है क्योंकि रिमशा 2-3 दफा आई है। बच्चों इस तरह से कोई भी जेन्युइन इशू हो, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर दिया करें। मैम रिमशा का मैम तो शायद लाइट नेट 5 का मिनट इशू है आती है। उसका। रिमशा आपकी तरफ? मैम लाइट 5 मिनट आती है, 10 मिनट चली जाती है, 5 मिनट आती है, 10 मिनट चली जाती है। वो तो आप मुझे बता देती, जब आप थी मैं तभी आपका ले लेती अटेंडेंस। मैम अटेंडेंस क्लास शुरू होते ले लिया करें। बच्चों उस वक्त तो बहुत कम लोग होते हैं। चले अगर किसी का इस तरह का कोई इशू हो तो बता दिया करे या मैसेज भी कर दे ग्रुप में। चले अब तो मैंने ले ली है, कोई और आया तो फिर दोबारा से ले लेंगे। अच्छा बच्चों, डबल ब्लाइंड के बाद, एक मिनट, अब कौन आया है? डबल ब्लाइंड के बाद ऑब्वियसली जो फैमिली थेरेपी है वो स्टार्ट हुई थी बच्चों मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट से ही। आप ये देख लें कि ज्यादातर पहले क्या मैरिज काउंसलिंग से रिलेट करके ही आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा अलग किया गया था। तो मैरिज या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को जब रिलेट किया गया था तो वहां पे कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए थे दो, के फैमिली थेरेपी में एक्चुअली इन चीजों की वजह से या आपस में हस्बैंड वाइफ के इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी उनके बच्चों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा होता है, ये डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा होता है। तो वहां पे जब देखा गया था तो यहाँ पे उसने दो एक्चुअली दिए थे कॉन्सेप्ट, जिसमें फर्स्ट वन था मैरिटल स्केज और सेकंड वन था मैरिटल स्क्यू।
आयशा भी अब आई हैं बच्चों, 1 मिनट। मैम डबल बाइंड की सही समझ नहीं आई। जी बच्चों ऊंची बोले, मुझे आवाज नहीं आई, कोई बोला था अभी। मैम डबल बाइंड की सही समझ नहीं आई, वो तो बात कर रहे हैं। अच्छा डबल ब्लाइंड में आपको बता देती हूँ दोबारा। अच्छा बच्चों, जो डबल ब्लाइंड की थ्योरी थी, क्योंकि ये अब यहाँ पे हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो टोटली रिलेट कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर से, कि एक्चुअली ये देखा गया था, मतलब एक टाइम पीरियड कुछ ऐसा आया था कि जब ये देखा गया था कि अगर फैमिली में किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, पेरेंट्स में से किसी को हो जाता है या बच्चों में से किसी को हो जाता है, तो एक्चुअली ऑब्वियसली उस डिसऑर्डर की वजह से उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब डबल ब्लाइंड थ्योरी में वो क्या कहते थे कि जो पर्सन है जो स्किज़ोफ्रेनिक है, वो बाज़ औक़ात दूसरे लोगों की कही हुई बात को, वो बात क्लियर भी होती थी, लेकिन क्योंकि वो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस में होता था तो उससे उस बात के 2 मीनिंग्स लग रहे होते थे। वो उन बातों, मतलब अगर आप ठीक बात भी कह रहे हैं तो उसको नेगेटिव वे में भी ले सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक जो मदर है वो अपने बेटे को काफी दिन बाद मिलने गई है हॉस्पिटल, वो स्किज़ोफ्रेनिया था, हॉस्पिटलाइज था, उसके ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अब इतने दिन बाद वो अपनी मदर को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ है। तो खुश होने के बाद, मतलब उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में उसने अपनी मदर को फौरन हक किया। हो सकता है पहले घर में उसका बिहेवियर टोटली चेंज होता हो, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, मेडिकेशन भी हो रही है, थेरेपी भी साथ साथ चल रही है, तो इस वजह से अब उसकी ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा, आप ये कह लें कि उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो उसकी मदर ने एक्साइटमेंट में, मतलब उन्हें इतनी खुशी हुई है कि उनके बेटे ने कुछ रिस्पॉन्स किया है, तो एक्साइटमेंट में उन्होंने उसे फौरन हटा के, मतलब जैसे एक्साइटमेंट में आप नहीं खुशी खुशी, आप अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा और उसने कोई नया काम किया हो, तो आप फौरन एक्साइटमेंट में उससे बार बार वो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसकी मदर ने एक्साइटमेंट में उसे फौरन हटा के देखा है, या वो खुशी से बोली है, या किस तरह से भी उन्होंने अपनी खुशी को जिस तरह से भी बच्चों एक्सप्रेस किया है, तो उस पर्सन ने, अब वो बात तो एक ठीक वे में जा रही है, लेकिन उसने उसकी सिर्फ नेगेटिव साइड देखी है। उसे ये लगा है, उस पर्सन को, उस बच्चे को, कि शायद उसकी मदर उसे पसंद नहीं करती है, तो इस वजह से उसने उन्हें खुद से हटा दिए। अब यहाँ पे देखें क्लियर मैसेज है, लेकिन उस क्लियर मैसेज को, क्योंकि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख रहा, सिर्फ वो अपनी बातों को लेकर चल रहा है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो घर थे या फैमिलीज थी, वहां पे ये बहुत हुआ था कि जो भी आप ठीक बात या अपने ठीक एक्सप्रेशन भी दे रहे थे, तो वहां पे क्योंकि लोग उसे टू वे स्टडी, मतलब आप ये देख रहे हैं कि टू वे चल रही थी एक चीज, कि वो उसे दोनों तरह से, आप ये कह रहे बच्चों के इंटरप्रेट कर रहे थे। अगर आप पॉजिटिव था तो बाजू का उसे नेगेटिव लेना स्टार्ट हो जाते थे, अगर वो नेगेटिवली कुछ कहते थे बाजू का उसे पॉजिटिवली ले लिया जाता था। यानी कि उसका जो क्लियर मैसेज का जो मीनिंग है, वो क्लियर मीनिंग उन्हें समझ नहीं था आ रहा, उसके अंदर एक अनक्लियरिटी थी। तो इस वजह से, यानी कि वो डबल ब्लाइंड थे। जैसे आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूं, अब उस क्वेश्चन के 2 मीनिंग लग रहे हैं, लेकिन अब मेरे माइंड में कुछ और हो, और आपको पता भी हो कि उसका वो मीनिंग हो सकता है, लेकिन आप उसे किसी दूसरी तरह से लें, क्योंकि हो सकता है उसका वो मीनिंग भी हो सकता हो। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप गुस्से में भी तो लोगों को खुद से दूर हटाते हैं ना, लेकिन आप एक्साइटमेंट भी लोगों को, लेकिन एक्साइटमेंट में हटाना किसी और तरह का होता है, गुस्से में हटाना किसी और तरह का होता है। तो वहां पे डबल ब्लाइंड थ्योरी ने ये बहुत, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज हुआ था कि हम लोग अब सिर्फ उन लोगों की फैमिली थेरेपी करें और इकट्ठा बिठा के करें। अब जब उसके बेटे ने ये रिस्पॉन्स शो किया है या कुछ देखा है, तो मदर ने फौरन से क्या किया, फौरन अब जो अगर कोई थेरेपिस्ट होगा, वो सन को भी, मतलब बेटे को भी वहां पे बिठाएगा, मदर को भी बिठाएगा, फिर दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवाएगा, उससे भी पूछेगा कि आपने इसका क्या मीनिंग लिया है कि आपका बिहेवियर फौरन से चेंज हुआ है, मदर से भी पूछेगा। तो मदर जब उसके सामने अपनी बात को क्लियर करेंगी, तो क्या होगा कि आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो खत्म होंगे। क्लियर है बच्चों? यस मैम, ये वाली एग्जांपल क्लियर हो गया। ये मैम बिटसन की 1956 क्लासिकल एग्जांपल दी हुई है जिसमें मदर को कोई प्रॉब्लम है शायद। मैम ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी क्लियर कर दूं? चलो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ बच्चों। यहाँ पे ना आपका टाइम खत्म होने वाला है, मैं दोबारा करती हूँ, तो फिर कनेक्ट कर लें। मैम आपने कल खुद ही कहा था कि अब नेक्स्ट आप 40 मिनट की क्लास में जाते आप हैं। देखें क्या आपकी वो बीच में रह जानी है क्लास? मैम लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि जब